हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए और डेली कोई ना कोई टॉपिक आप तैयार करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगति। तो रासायनिक बलगति में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछा जाने वाला है और ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, पहले इसको हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद फिर प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण जो कैसे निकाला जाता है, व्यंजक इसका जो है स्थापित करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे ना, देखना अभी आपका तुरंत तैयार हो जाएगा। इसको बाद में इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि प्रथम कोट की अपक्रिया होती क्या है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसका समीकरण भी पूछा जाता है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया कह रहा है यानी वह अपक्रिया जिसकी सांद्रता जो है भाई एक घात पर निर्भर करती हो या एक अभिकारक के मोलर सांद्रता पर निर्भर करता हो। ऐसी अपक्रिया जिनकी सांद्रता अभिकारक के एक मोलर सांद्रता पर निर्भर करती हो, तो ऐसी अपक्रिया को जो है प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। कि प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी अगर वेग की बात करें तो प्रथम कोट की अपक्रिया का जो वेग होता है सिर्फ एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी अगर आप प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग की बात करते हैं तो इसका जो वेग होता है ये के और एक अभिकारक मतलब केवल एक ही अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती होता है। समझ में आ गई? अब एक चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं होता है। यानी इसका प्रथम कोट की अपक्रिया का जो वेग होगा आप लिख सकते हैं प्रथम कोट के अपक्रिया का वेग। यानी प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग जो होता है वो बराबर होता है एक अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। समझ में आ गई? आप चाहो तो यहाँ के ना लिख करके आप समानुपाती लगा दो। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग जो होता है वो एक अभिकारक के समानुपाती होता है। याद हो जाएगा कि नहीं? अरे आपसे प्रथम कोट की अपक्रिया पूछे तो एक अभिकारक के समानुपाती होता है, द्वितीय कोट की अपक्रिया पूछे तो दो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, तृतीय कोट की अपक्रिया पूछे तो तीन अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। बस कोई इसमें रटने वाली बात है? इसको ऐसे भी कह सकते हो। और अगर द्वितीय कोट की अपक्रिया पूछता है तो उसको ऐसे भी बता सकते हो कि दो अभिकारकों या एक अभिकारक के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। समझ में आ गई? ऐसा भी कहा जा सकता है। फिलहाल यहाँ आपको द्वितीय कोट की तृतीय कोट की अपक्रिया नहीं बताना है, आपको केवल प्रथम कोट की अपक्रिया के बारे में जानना है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया समझ में आ गया होगा। प्रथम कोट की अपक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। बस इतना आपको बताना है। अगर चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग समानुपाती ए। अब बात आती है इसके उदाहरण की। तो उदाहरण जान लो प्रथम कोट में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए आप चीनी का जल अपघटन भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो? चीनी का जल अपघटन। चीनी का जल अपघटन जो है ये प्रथम कोट की अपक्रिया है। चीनी का फार्मूला पता होगा ना, C12 है, H22 है 11 और प्लस इसमें H2 डाल देना, पानी डाल देना, तुरंत घुल जाएगा। C6H12O6 और C6H12O6 ये आपका एक ग्लूकोज बन जाएगा और दूसरा फ्रक्टोज बन जाएगा और ये आपका शुगर है ही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अगर दूसरा भी एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो भाई इससे पहले हमने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन, किसका? एथिल एसीटेट का जल अपघटन। जल अपघटन आराम से इसको भी देख सकते हो। एथिल एसीटेट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो CH3COO C2H5 और जल अपघटन मतलब पानी में घोला जाए तो ये क्या होगा? ये बन जाएगा आपका CH3COOH और प्लस C2H5OH। इसको आप अच्छे से जानते हो, ये तो एथिल एसीटेट है। ठीक, और ये आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल। देखो भाई, बार बार नाम लिखोगे तभी याद होगा और सोचो कि ऐसे बिना लिखे उखे याद हो जाए तो नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रथम कोट की अपक्रिया है और इसका उदाहरण है। समझ में आ गया होगा।
अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का मात्रक क्या होता है, रट लेना विकल्प में वैसे भी बहुत पूछा जाता है। तो आप बताएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, ध्यान समझिएगा, बड़ा आसान, समय इनवर्स, समय इनवर्स, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, विकल्प में जैसा मिलेगा वैसा लगा देना। समझ में आ गया नहीं? कुल मिला के अलग अलग है, अथवा करके है, अथवा, समझ में आ गया नहीं? अथवा यानी समय इनवर्स भी कह सकते हो, मिनट इनवर्स कह सकते हो, सेकंड इनवर्स कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं? यानी भाई इसमें से मिनट इनवर्स भी बोल सकते हो, सेकंड इनवर्स, ज्यादा यही दोनों देखने को मिलता है। अब सोचो समय कम मिलता है लेकिन होता है। तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया की इकाई है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण क्या है और इसकी इकाई क्या है। अब इसके डेरिवेशन भी देख लेते हैं, इसका व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण का व्यंजक किस तरीके से स्थापित किया जाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कोई रिएक्शन लेंगे, जैसे मान लीजिए ए हमारा कोई अभिकारक है और फिर उत्पाद बनाएगा। भाई अभिकारक लिए होंगे तो उत्पाद बनेगा, और चूंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो एक ही अभिकारक लिया जाएगा। तो प्रारंभ में जो मोलर सांद्रता होगी, प्रारंभ में मोलर सांद्रता, तो भाई प्रारंभ की बात है, ए लेंगे, अभी तो उत्पाद बना नहीं होगा, समझ में आया। उसके बाद लिखेंगे टी, समय बाद थोड़ी देर बीतेगा तक मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। तो भाई मान लीजिए टी समय बाद कुछ प्रोडक्ट बना होगा, तो कहां से गया, ए माइनस एक्स, ए में से कम हुआ है, इस समय बाद अगर कुछ बना तो ए में से ही घटा होगा उतना। तब हम क्या काम करेंगे कि इस क्रिया पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियमानुसार अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न होगा, यानी अभिक्रिया का समीकरण जो होगा वो निम्न होगा। तो अब इसके लिए आप देखिए, ध्यान समझिएगा भाई, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स। भाई जो आपका अभिकारक होगा तो dx अपान dt ये आपका अभिक्रिया का वेग होगा, तो ये समानुपाती होगा प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता के, तो a माइनस एक्स हो जाएगा। ये पुरानी बात है, अच्छे से आपको पता है। आप ऐसा लिख सकते हैं, या dx अपान dt बराबर लगाओगे, समानुपाती हटा के k लिखोगे, फिर a माइनस एक्स लिख दोगे। इतना समझ में आया? एक काम करते हैं, dx अपान dt बराबर k, एक काम करते हैं a माइनस एक्स को यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे a माइनस एक्स, और ये जो हमारा dt है इसको यहाँ कर लेते हैं, क्यों, ये समीकरण एक बना लेते हैं इसको। इतना समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया, हमने समानुपाती हटा के k लगा दिया और dt को यहाँ कर दिया, a माइनस एक्स को यहाँ कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया। ठीक, ध्यान सुनिए, जो समीकरण एक है हमारा, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो भाई समाकलन का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा dx, और ये नीचे जो है a माइनस एक्स आ जाएगा, बराबर k का समाकलन तो होगा नहीं, और ये dt का हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? इसको हटाएंगे तो माइनस 2.303 लॉग a माइनस एक्स आ जाएगा। भाई इसको ऊपर लिए हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो ये a माइनस बराबर ये k रहेगा, dt को, इसको हम t प्लस सी लिख देते हैं। इस dt को क्या लिख देते हैं, t प्लस सी। भाई c जो है समाकलन स्थिरांक है, समीकरण 2 बन जाएगा। आप बताएंगे जहां c बराबर समाकलन स्थिरांक। इतनी बात समझ में आ गई ना? इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो समीकरण हमारा है, देखो जब यहाँ पर हम यहाँ पे ये जो x लिखा है, अगर x बराबर 0 कर दिया जाए और t बराबर 0 कर दिया जाए, अगर हम x और t को 0 कर दें तो क्या बचेगा हमारा, देखो भाई यहाँ x 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2.303 लॉग a बच जाएगा। क्यों, इतना समझ में आएगा नहीं? अरे यहाँ पे x में 0 हो जाएगा, a बच जाएगा, और बराबर ये 0 हो जाएगा तो c बच जाएगा। क्यों, कितने तो बचेगा भाई, ये आपका x 0 हो गया, t 0 हो गया,
तो यही तो बचा है। ये आपका समीकरण 3 हो गया। कितना समझ में आ गया ना। अब आप देखो इस समीकरण 3C का मान जो है समीकरण 2 में रख। आप समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समझ में आ गया नहीं। इस भाई ये C है ना, यहाँ C की वैल्यू इतना है, इसको इसी में रख देते हैं 2 वाले में। तो ये तो आपका लिखा है, क्या लिखा है, -2.303 log a माइनस एक्स बराबर, अरे केटी तो है ही है, ये केटी है, अब प्लस, अब ये चूंकि माइनस में है तो प्लस की जगह माइनस कर देना, 2.303 log a हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब इसी को ठीक करोगे या आप लिख सकते हो 2.303 log a अपान a माइनस एक्स लिखा जा सकता है, कोई दो राय नहीं। बस ध्यान रखना इन बराबर केटी हो जाए। इतना समझ में आएगा नहीं, कुछ मत करना। 2.303 log a अपान a माइनस एक्स, बस समीकरण बना तैयार है। अरे यहां से आप इसी को थोड़ा और ठीक कर लीजिए, या आप के बराबर लिख सकते हैं 2.303 अपान टी, भाई ये टी नीचे तो जाएगा, और log a अपान a माइनस एक्स। बस यही समीकरण जो है तुम्हारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? एक चीज आप दिमाग में रख लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक जो होता है k बराबर 2.303 अपान टी log a अपान a माइनस एक्स होता है। या आप वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाल रहे हो तो k बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ समीकरण 1 आपका आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोनों का समाकलन कराओगे, तो समाकलन कराएंगे तो इसकी वैल्यू आप ध्यान रखना इतना आएगा लॉग के साथ, और यहाँ पर dt को t प्लस सी लिख देना है। बस आराम से c समाकलन स्थिरांक है, और इस समीकरण में कि हमें जो है x बराबर 0 और t बराबर 0 कर देना है। तो यही समीकरण आपका इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देना है। रखोगे आराम से तो ये भाई इधर इतना है ही है, और आपको यहाँ c की जगह पे इतना लिख देना है। सही करोगे माइनस हट जाएगा, 2.303 log a अपान a माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर केटी हो जाएगा। अरे दोनों साइड में माइनस है, माइनस खत्म हो जाए पहली बात, ठीक। और इन दोनों में जो कॉमन सामान लेंगे तो इतना आपका बनेगा, और ये हो जाएगा केटी, के बराबर निकालना, टी उठा के नीचे कर देना। बस समझ में आया नहीं? अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ तक तो आप लिख ले जाओगे, हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं, यहाँ तक लिख ले जाओगे ना, मान उठा के रखोगे इतना लिख ले जाओगे। उसके बाद वेग का समीकरण ये होता है, क्या होता है, ये बनता है। आप एक काम करिएगा, इस केटी, ये केटी लिखा है, इसको ऐसे यहाँ लिख देना और बराबर लगा देना, और इतना उठा के यहाँ आगे लिख देना। समझ में आया नहीं भाई? अगर गुणा भाग में आपको समस्या हो रही है इधर उधर करने में, तो आपको समीकरण याद रहेगा, उठा करके केटी इधर कर लेना और आराम से इतना लिख देना। बस समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक जो है आराम से इस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है, और लॉन्ग में पूरे पूछे जाते हैं, और साथ में कभी कभी लक्षण भी पूछ लेते हैं। तो चलिए इसके लक्षण भी जान लेते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग समीकरण के लक्षण कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के जो वेग है इसका लक्षण क्या क्या है, तो देखो 3 लक्षण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए। पहला लक्षण तो ये है, प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन सा समीकरण? अरे वही जो प्रथम निकाले हो, k बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। भाई ये जो है समीकरण जो है ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का है। तो कुल मिलाकर प्रथम कोटि की अपक्रिया इस समीकरण का पालन करती है। अब इस समीकरण में a तथा a माइनस एक्स किसी भी यूनिट, यानी a और a माइनस एक्स किसी भी यूनिट, जैसे ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, मोल हो गया, यानी इस तरीके से आप किसी भी यूनिट में जो है ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हमेशा ग्राम में, कोई बात नहीं है। दूसरा लक्षण अगर हम बात करें तो प्रथम कोटि की अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। एक ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपके एग्जाम में कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है। दिया रहेगा 4 ऑप्शन, देखना लिखा रहेगा अनंत समय, ठीक। तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। और अगला हमने क्या बताया कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर, n
अरे मतलब n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो n गुना अगर बढ़ाते हैं तो अब क्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर दुगुना करोगे तो दुगुना हो जाएगा, तीन गुना करोगे 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो जिस तरीके से भाई सांद्रता आप बढ़ाओगे उसी तरीके से वेग भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये भी एग्जाम में काफी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।